स्वागत है फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का आपके अपने प्लेटफॉर्म हमारा स्कूल चैनल पे। फ्रेंड्स, एनसीईआरटी का बुक हम पढ़ते हैं, सारे रिवीजन, सारे थ्योरी, सारे ऑप्शनल क्वेश्चन फिलअप, सब प्रकार से हम अपनी तैयारी करते हैं जहां से हमारी जड़ मजबूत होती है। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं कि पिछली वाली क्लास में हमने क्या पढ़ा था, है ना। तो पिछली वाली क्लास में हम रियान के बारे में जाने थे, अर्थात मानव पुनर्निर्मित रेशे के बारे में जाने थे, और इसके साथ हम सिंथेटिक फाइबर के बारे में जाने थे। इसके ठीक पहले हम प्राकृतिक रेशे के बारे में जाने थे, नेचुरल फाइबर के बारे में जाने थे, जिसमें दिया था कि वानस्पतिक जगत से हम जाने थे कि कौन से रेशे लीफ द्वारा मिलते हैं, कौन तने से मिलते हैं और कौन पत्तियों से मिलते हैं। इसके साथ हम जाने थे कि कौन से रेशे जानवर जगत के होते हैं। तो उसमें हमने रेयान को बहुत अच्छे से समझा, सॉरी, उसमें हम रेशम को हम डिटेल में समझे विद थ्योरी के साथ। और इसी के साथ हम जाने कि ऊन है जो क्या है, जानवर जगत से आता है। फिर उसके बाद हमने खनिज रेशों के बारे में भी जाना था। ऐसे पिछले के सारे क्लास में हमने रेशे के बारे में जान लिया था। अब जस्ट पिछले वाले में हमने रियान जाना। हमने जाना कि 20वीं शताब्दी का रेशा किसे कहते हैं, 19वीं शताब्दी का रेशा कहते हैं। किसे किस रेशे को मानव पुनर्निर्मित रेशा कहा जाता है, और कौन रेशा वॉश एंड वेयर है, मतलब मानव सुनम्य रेशा है। तो इस प्रकार से हमने सारे रेशों के बारे में जाने, है ना। कौन कौन से रेशे सिंथेटिक फाइबर में आते हैं, हल्का सा इरेज करते हैं यहाँ पे। तो ऐसे हमने सारे क्वेश्चन के साथ हम पढ़े। फ्रेंड्स, मेरे पढ़ाने का तरीका सही लग रहा होगा तो पढ़ते जाइए फ्रेंड्स, मजबूती यहाँ से बहुत आपको मिलेगा, बहुत मजबूती यहाँ से मिलेगा। तो आइए देखते हैं, हल्का सा इरेज कर लें पहले। आशा करती हूँ कि पिछला वाला सारा क्लास आप पढ़ चुके होंगे, तो इरेज कर लेते हैं इसे। और किस रेशे को ना हम जाने थे कि कौन फादर ऑफ रेयान है। क्या आपको पता है फ्रेंड्स? पता है तो इसे भी पढ़, मतलब रिवीजन कर लीजिए। और नहीं पता है ना तो फ्रेंड जान लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन ये पूछ लेता है कौन फादर ऑफ रेयान है। और क्यों नहीं पूछेगा, क्योंकि यही सबसे पहले मानव निर्मित रेशा है, जो किस शताब्दी में हुआ था, 19वीं शताब्दी में बना था, 19वीं शताब्दी में। मैं उस चीज को रिपीट करना जरूरी समझती हूँ, आवश्यक समझती हूँ, क्योंकि वहीं से क्वेश्चन उठाए जाते हैं। तो 19वीं शताब्दी का शताब्दी का रेशा किसे कहा जाता है? रियान को कहा जाता है। और फादर ऑफ रियान कौन है ना? काउंट हिलेरी डी चार्डुनेट है। लिख देती हूं मैं, काउंट काउंट हिलेरी डी चार्डुनेट। इन्हें जरूर याद कर लीजिएगा। सीधे आपसे पूछ लेता है फादर ऑफ रियान, रियान के पिता कौन है, रियान को सबसे पहले बनाने का किसे है। तो ये यहाँ से पूछ लेता है। और देखिए, पिछले लेक्चर में हमने सब इन चीजों को डिटेल में पढ़ा था, विद सन के साथ हम इस चीज को याद किए थे। अब आगे बढ़ते हैं कि आज हमें क्या करना है ना। 20वीं शताब्दी का रेशा, ये भी आपको पता है कि 20वीं शताब्दी का रेशा किसे कहा जाता है ना, रेशा। तो हम नायलॉन जाने थे। ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ हम अपने क्लास को डिस्कस किए थे। तो आइए देखते हैं आज हमें क्या पढ़ना है ना। आज हमें क्या पढ़ना है, सूत पढ़ना है। अब सूत को हम डिटेल में, बिल्कुल भी हल्के में ना लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन खूब पूछ लीजिए। पिछला वाला अगर आप पेपर दिए होंगे तो ये जान लीजिए, या फिर जिसके पास ना होगा तो बुकलेट उठा के देख लीजिए। सीधे पूछ दिया था, निम्न में से सूत है। सूत को आप क्या क्या कह सकते हैं, है ना। यहाँ से क्या पूछ लेगा आपको कि सूत है, निम्न में से सूत है, सूत है। तो क्या क्या है? सूत को आप रेशा भी कह सकते हैं, है ना, तंतु भी कह सकते हैं,
तंतु, रेशा, तंतु और सूत सब कह सकते हैं, है ना। और अब ये कहिए ना कि किसी भी वस्त्र की सूक्ष्मतम इकाई आपसे पूछ लेना तो आपका क्या होगा, तंतु होगा, वस्त्र की सूक्ष्मतम इकाई। क्वेश्चन नोट करिए यहां से फ्रेंड्स। नोट करिए क्वेश्चन। तो आप किस पे लगाएंगे ट्रिक, तंतु पे लगाएंगे। सूक्ष्मतम इकाई आपका क्या है, तंतु है ना फ्रेंड्स। सो ऑप्शन 4 इज राइट। यहां से ऐसे देख लीजिए कि सबसे पहले ही आपसे यहां से क्वेश्चन पूछ लेगा कि सूत है। अब आगे पढ़ते हैं ना कि हमें क्या देखना है, आगे देखते हैं। सर्जिकल कॉटन, तकियों रजाइयों में भरने वाले, हाँ सॉरी फिर से देखते हैं। सर्जिकल कॉटन, तकियों रजाइयों में भरने के लिए, मैट्रिक्स और कुशन के लिए वस्त्र जैसे उत्पादों को छोड़कर रेशे के रूप में वस्त्रों का उपयोग हमेशा उपभोक्ता उत्पाद के लिए नहीं किया जा सकता, है ना। अब मान लीजिए जो रेशा है, रेशा आपका क्या है, रेशा ही ना रहे तो वस्त्र कैसे बनेगा, रेशा ही ना रहे तो इन चीजों को कैसे, सर्जिकल कॉटन कैसे बनेगा, तकिया में भरने वाली चाहे रजाई। लेकिन हाँ उसे भी हमें समझना है कि कौन से सूत हमारे वस्त्र के लिए अकॉर्डिंग है और कौन से सूत मतलब किसी ऐसे अदरवाइज काम के लिए है। तो हमने ऊपर देख रखा है कि वानस्पतिक जगत में ना मतलब 3 टाइप के आते हैं। एक तो आपका क्या आता है कि प्राकृतिक जगत में 3 टाइप के आते हैं। एक तो आपका वानस्पतिक होता है, एक जंतु जगत से होता है, जानवत मतलब जिसे कहते हैं, एक खनिज होता है। तो जो हम वानस्पतिक में देखे थे ना, जो हम वानस्पतिक में देखे थे उसमें देखे थे कि कपास मिलता है। कपास किससे किससे मिलता है, बीज से मिलता है। और कितने प्रकार का होता है, एक तो आपका कपास हो गया, एक हो गया कापोक, कापोक हो गया। अब जो कापोक है ना वही जान लीजिए कि सर्जिकल कॉटन, मतलब उसमें ये भी कपास की भी मिली होती है। सर्जिकल का जो डॉक्टरी में इस्तेमाल किए जाते हैं, जो डॉक्टर किट में इस्तेमाल किए जाते हैं ना, वो तो कपास की वो होती है, रूई जिसे हम बोलते हैं वो होती है। लेकिन तकियों में भरने वाले, रजाइयों में भरने वाले, मैट्रिक्स में भरने वाले, कुशन के लिए ये आपका कापोक इस्तेमाल होता है। और हम बता चुके हैं कि जो जो कपास का रेशा है ना कोहेंसिनिस होता है, मतलब उसमें छटने की क्षमता होती है। उसको स्पिनिंग क्रिया द्वारा हम उसकी बटाई कर सकते हैं, है ना। लेकिन आपका जो कापोक है ना, उसे कापोक का जैसे आप दीपक की बाती का जो जो बाती बनाती हैं तो हाथ पे कॉटन लेके एक बार स्पिन करती हैं, आप दोनों हाथों को एक बार घिसती हैं, रगड़ती हैं, तो देखती है ना बाती लंबी सी बन के क्या होती है, तैयार हो जाती है। लेकिन यदि आप इसे बार बार भी घिसिए ना फिर भी ये क्या हो जाएगा, फूल जाएगा, फूल के ऐठन जैसा ऐसे हो जाएगा, ये बाती नहीं बन सकता। तो वही कह रहा है कि सर्जिकल कॉटन तकियों के रजाइयों को भरने के लिए तथा मैट्रिक्स और कुशन के लिए वस्त्र जैसे उत्पादों को छोड़कर, मतलब इन चीजों को छोड़ दीजिए, के रूप में वस्त्रों का उपयोग हमेशा उपभोक्ता उत्पाद के लिए नहीं किया जाता। हमेशा ये नहीं है कि आप जो मतलब उपभोक्ता उत्पाद के लिए, मतलब जिस प्रकार के हम कोई भी कपड़े जो भी खरीदते हैं, पर्दा हो गया, बेडशीट हो गया
ये मतलब आपके पहनने वाले जितने कपड़े हो गए, ढकने वाले जो भी ये सोफे की कवर हो गया, तो ये सब मान लीजिए मेजपोश हो गया, ये सब मान लीजिए ये सब इससे नहीं बनते। ये जरूरी नहीं कि सभी सूतों से हम वस्त्र बना सके ना। अब इसमें भरने के लिए आपको कापोक, आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकता है कि सर्जिकल कॉटन तकियों की रजाइयों को भरने के लिए, तकियों को रजाइयों को भरने के लिए मैट्रिक्स में निम्न में से किस फाइबर की, किस सूत की जरूरत होती है? तो कापोक की जरूरत होती है। आप इसे भी क्वेश्चन में नोट कर लीजिए, किसकी जरूरत होती है? तब कापोक की जरूरत होती है ना। आगे देखते हैं, रेशों को हमारे आसपास उपलब्ध कपड़ों में परिवर्तित करने के लिए उन्हें बटने की आवश्यकता होती है। और हम बता चुके बटने मीन्स क्या कहते हैं, बटने की क्रिया किसे कहते हैं? एक मिनट, बटने की क्रिया किसे आप कहेंगे? आप किसे कह सकते हैं बटने की क्रिया? स्पिनिंग क्रिया को कह सकते हैं, है ना। आप स्पिनिंग क्रिया को कहिए कि बटाई। और वही जो हम कहे हैं कि जो दीपावली के वो में आप बाती बनाते हैं, तो उस बाती को क्या कहते हैं? मान लीजिए वो तो स्पिनिंग क्रिया नहीं कही जाएगी क्योंकि बहुत बड़े बड़े मशीनों से स्पिनिंग क्रिया होती है, लेकिन एक बार आप अपने हाथ में कॉटन रख के ऐसे घिस देती हैं तो देखते हैं ना, बाती बन के हमारी तैयार हो जाती है, सुंदर सी बनती है ना। लेकिन वही आप कापोक को बार बार घिसेंगी फिर भी ये बनेगी नहीं, फूल जाएगी, है ना। क्यों? क्योंकि इसमें सटने का गुण नहीं है, कि जैसे कपास में सटने का गुण होता है ना। वो नेचर इसके अंदर नहीं है ना। तो आइए देखिए, अब आगे देखते हैं, बटने की आवश्यकता होती है, अर्थात जब हमें इस सूत से धागा बनाना है, धागा बनाना होता है ना, तो हम किस क्रिया को करते हैं? स्पिनिंग क्रिया को करते हैं, अर्थात बटाई की क्रिया करते हैं। इंग्लिश में आप स्पिनिंग कहिए या फिर बटने की क्रिया करिए। आपसे क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ सकता है, आयोग आपसे पूछ सकता है कि निम्न में से स्पिनिंग की क्रिया किसे कहते हैं? तो बटने की ही क्रिया को हम कहते हैं, है ना। अब बटाई पूछेगा तो स्पिनिंग की क्रिया को आप करते हैं। निम्न में से किस धागे पे बटाई की क्रिया हो सकती है? कपास, कापोक, है ना, नायलॉन। तो आप किस पे कहेंगे? कपास पे होगा। क्यों? क्योंकि कापोक पे होता नहीं है, और जो आपका नायलॉन है वो सिंथेटिक फाइबर है, हमें कोई ऐसी बटाई की क्रिया नहीं जरूरत, क्योंकि वो क्या, वो घोल विधि द्वारा, रासायनिक क्रिया द्वारा बनता है। इस चीज को हमने पिछले क्लास में डिस्कस कर लिया कि रासायनिक क्रिया द्वारा वो स्पिनिरेट में डाला जाता है, और मनचाहा लंबवत रूप में, मनचाहा मोटे रूप में, मनचाहा आकार के रूप में हम उससे धागा क्या करते हैं? प्राप्त कर सकते हैं। आपसे क्वेश्चन यहाँ भी पूछ सकता है कि मन के अकॉर्डिंग धागे की लंबाई चौड़ाई हम पा सकते हैं, तो सारे सिंथेटिक फाइबर को आप डाल दीजिए। देखिए हम यहाँ पे देख लिए थे, ये सारा याद कर डालिए, जितने भी यहाँ पर सिंथेटिक फाइबर है ना, ये सब याद कर लीजिए। नायलॉन, पॉलिस्टर, टेरिन, एक्रीन, अलान, कैस्मीन, मोडेक्लीन, स्पेंडेक्स, रबर, ये सारे आपके क्या है? देखिए गैर सेल्यूलोजिक है, घ नंबर का देख लीजिए, गैर सेल्यूलोजिक है। इसे जरूर आपको याद करना पड़ेगा। गैर सेल्यूलोजिक का मतलब होता है कि रेशे उसमें नहीं होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? सिंथेटिक फाइबर कहते हैं। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे भी कंफ्यूज होते हैं कि रासायनिक में कौन कौन से आते हैं और रासायनिक को हम सिंथेटिक फाइबर कहते हैं कि नहीं कहते। तो यहाँ पे खैर आइए अपने जगह पे आते हैं कि बटने की आवश्यकता होती है, मतलब जब भी हमें वस्त्र की बनाने की, कोई भी वस्त्र बना रहे हैं, पर्दा हुआ, बेडशीट हुआ, कोई भी चीज हुआ आपका, तो उसे बटाई की क्रिया होगी तभी आप बना सकते हैं। भले ही आपका क्या है, वो पायदान जिसे बोलते हैं, पैर पोछने वाला अर्थात, या फिर छोटे से छोटे, बड़े से बड़े जो भी वस्त्र आपके हैं, सब बुनने की क्रिया होगी। और बुनने की क्रिया के पहले आपकी बटाई की क्रिया अर्थात स्पिनिंग क्रिया होगी, है ना। आशा करती हूँ यहाँ तक समझ में आ गया होगा। पढ़ाने का तरीका फ्रेंड्स यदि सही लगे ना, सही से समझ में आए ना फ्रेंड, तो जरूर कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए, और क्लास को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए फ्रेंड्स। बस यही मेरी एनर्जी का थोड़ा रास्ता है। बाकी आप मुझे एनर्जी देते रहिए, मैं आप लोगों को आपके गोल तक पहुंचाऊंगी और जड़ मजबूत करूंगी आपकी पहले, है ना फ्रेंड्स। तो आइए देखते हैं फिर अपने क्लास पे। यद्यप कुछ कपड़े जैसे फेल्ट्स,
अब यहाँ से देख लेते हैं ना, कलर चेंज करते हैं तो ध्यान जाता है ज्यादा। यदि कुछ कपड़े जैसे फेल्ट अथवा बिना बुने कपड़े ऐसे हैं जिन्हें सीधे रेसे से बनाया जाता है। अब ये जान लीजिए ना कि कुछ कपड़े बिना बुने बनते हैं, और बिना बुने कैसे बनेंगे भाई? कैसे बनेंगे? कैसे बनेंगे ना, ताप और दाब की सहायता से। बहुत बड़े बड़े फैक्ट्रियों में अब हम इस चीज को नहीं बना सकते कि हम ताप दाप की सहायता से, जैसे स्पिनिंग क्रिया द्वारा, मान लीजिए कि ये हम बात ही बना ले रहे हैं ना, तो इसका एग्जाम्पल तो हम हाउस घर के वो में नहीं दे सकता, क्योंकि ताप दाप की क्रिया द्वारा ना मतलब फैक्ट्रियों में ही बन सकता है। गर्म हीट और अर्थात ताप हो गया, और दाब की सहायता से ना मतलब सीधे रेसे से, ना उसमें स्पिनिंग की क्रिया होगी, ना वीविंग की क्रिया होगी, ना बुनाई की क्रिया होगी, कोई क्रिया नहीं उसमें होगी, है ना। वो सीधे ताप दाप की सहायता से आपका क्या होगा, वस्त्र बनाया जाएगा। बहुत सारे ऐसे कोट भी आते हैं, बहुत सारे कैप भी आते हैं, बच्चों के बहुत कपड़े ऐसे आते हैं, छोटे बच्चों के कपड़े। और सबसे ज्यादा ध्यान दीजिए ना कि जो ये नेता होता लोग होते हैं ना, जो नेता होते हैं, चाहे बड़े बड़े अधिकारी होते हैं ना, डीएम उएम लोग, तो ये लोग क्या करते हैं, जो देखते हैं ना फुटपाथ पे लोग सोए रहते हैं, उन लोगों को देखते हैं ना, 100 रुपये वाला जो वो वो चादर देते हैं ना, फ्री का बांटते हैं ना, 100 रुपए का चादर, वो भी ऊनी चादर, वही बनता है आपका ताप दाप की सहायता से। आप देखिए उसमें बुनावट नहीं होती, वो ताप दाप की सहायता से वो चादर बनी होती है। आप सभी फ्रेंड्स के पास वो चादर जरूर होगा, है ना, जरूर होगा। नहीं होगा तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए, कोई देखिए किसके किसके पास है। खैर मेरे पास है, क्योंकि वो 100 रुपए में ही मिलता है, लेकिन पूरी मतलब सिंगल बेड के लिए वो अच्छा होता है, परफेक्ट होता है वो भी। या फिर आप कहीं सफर पे जा रही हैं तो उसे विंटर के सीजन में ले जाने में बहुत आरामदेह रहता है, हल्का तो होता है, कहीं भी बिछा लीजिए, उसे डाल लीजिए, है ना। तो इसीलिए सबके पास शायद होता है। तो देखते हैं, और सारे अब आगे देखते हैं। तो उसी को हम क्या कहते हैं ना, फेल्ट्स। एक जान लीजिए ना कि किसे कहा जाएगा, आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, यहाँ पे क्या करके आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। ये क्या है, मैं भूल रही हूँ इसे। अ, सो ऑप्शन नंबर 4 इज राइट। सभी हैं आपके। ताप दाप की सहायता से जो वस्त्र तैयार होते हैं उसे हम टापा क्लॉथ भी कहते हैं, नमदा भी कहते हैं, और फेल्ट भी कहते हैं। ये उच्च क्वालिटी के नहीं होते, निम्न क्वालिटी के, तभी तो आपको 100 रुपीज में ही मिल जा रहे हैं ना, तभी तो भाई मिल जा रहे हैं 100 रुपीज में। लेकिन हाँ, इस विधि द्वारा अच्छे उच्च कोट के जब ऊन ऊन से ऐसे बनते हैं ना, मतलब काश्मीरी ऊन ऊन से जब बनते हैं ना, तो वो कोट तो आपको काफी महंगे मिलेंगे, लेकिन काफी सस्ते का यही मैं उदाहरण दी हूँ, ये सब बनते हैं। तो टापा क्लॉथ, नमदा और फेल्ट, और ये जो चीजें हैं ना, इसे हम टीजीटी पीजीटी के क्लास में फ्रेंड्स जरूर पढ़ेंगे। किसमें पढ़ेंगे ना, टीजीटी और पीजीटी, उस क्लास में हम इसे डिटेल में डिस्कस करें, आखिर टापा क्लॉथ किससे बनता है ना। तो लकड़ी के छाल से बनता है फ्रेंड्स, इसे पिघला के बनाया जाता है, लकड़ी के छाल के गूदे से बनता है, जिसे हम टापा क्लॉथ कहते हैं। शॉर्ट फॉर्म में ही बता देते हैं, बाकी इसके प्रोसेस पढ़े जाते हैं टीजीटी पीजीटी में, है ना। और नमदा किससे बनते हैं, जो भी रेसे होते हैं, जो भी छोटे छोटे रेसे आपके मतलब स्पिनिंग क्रिया द्वारा, बटाई क्रिया द्वारा जो निकल जाते हैं ना, जो वेस्ट होते हैं ना, उन वेस्ट मटेरियल से
वो भी साफ सुथरे होते हैं। आप देखते हैं ना चादर कितने सुंदर सुंदर रहते हैं। तो वो भी जो वेस्ट मटेरियल आता है, छोटे छोटे रेसे निकलते हैं, उसे नमदा करते हैं और उसी को हम क्या कहते हैं, फेल्ट्स कहते हैं। मतलब ऊन वाले, ये तो नमदा तो आपका कॉटन और मतलब ऊनी दोनों आ गया, फेल्ट्स में आपका क्या आ जाएगा, ऊनी ओनली आ जाएगा। और ये सारे छोटे रेसों से बनता है, ताप दाप की सहायता से बनते हैं। है ना फ्रेंड्स, समझ में आ रहा है? तो आगे बढ़ते हैं। एक लाइक कर दीजिए फ्रेंड्स। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। लेकिन अधिकांश स्थितियों में रेशे मध्यम चरण में संसाधित किए जाते हैं। अधिकांश स्थितियों में मध्यम चरण में संसाधित करने का क्या मतलब कह रहा है ना, कि व्यवस्थित करते हैं। क्या करते हैं, कलर चेंज करने पहले, हाँ, क्या करते हैं, संसाधित करने का मतलब क्या कह रहा है ना, कि व्यवस्थित करते हैं। और व्यवस्थित करने का मतलब क्या कहते हैं, कि मतलब जब आप स्पिनिंग की क्रिया ये कर रही हैं, जब स्पिनिंग की क्रिया कर रही हैं, तो ऐसा तो नहीं ना कर रही हैं। जो मध्यम चरण आपको इंगित कर रहा है यहाँ पे, वो ये कह रहा है कि रेशे को कहीं आप बहुत ज्यादा स्पिनिंग में मोटा तो नहीं ना कर दे रही हैं, है ना। मतलब जिस फैक्ट्री में हो रहा है, क्या पता धागा, धागा क्या हो रहा है, एक मिनट करके बताते हैं। धागा कहीं आप मोटा तो नहीं ना कर दे रहे हैं, धागा मोटा तो नहीं ना कर दे रहे हैं। यदि आप धागा क्या कर दी है, कि मोटा कर दी है, तो कैसे, मतलब देखते हैं ना, बहुत महीन बुनाट होती है, हम कहते हैं ना कि बड़ी बारीक बुनाई है, बहुत अच्छा कपड़ा लग रहा है। किसी भी कपड़े को हम इतने मोटे धागे में बुन दे, तो क्या वो सही है? तब तो ये रस्सा बनते चले जाएगा, रस्सा बनते चले जाएगा, है ना। तो उसी को कह रहा है कि मध्यम चरण में आप क्या करिए, कि उस धागे को मध्यम चरण में लिया, मध्यम चरण में संसाधित करते हैं। ना ज्यादा धागा मोटा रहे, ना ज्यादा क्या रहे आपका, ये देख लीजिए, एक और देख लीजिए, कि ना ज्यादा धागा क्या रहे, पतला रहे। क्या इस धागे से बुनने पे वो होगा, ये सिलाई मशीन वाला धागा हो जा रहा है आपका, मतलब जिससे हम सिलाई का कार्य करते हैं। तो इससे क्या बुनावट हो सकता है? यदि आपका ऊन इतना पतला रहे, तो क्या वो कपड़ा अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। तो मध्यम कोटि का रहे। और इस चीज को हम डिटेल में पढ़ेंगे फ्रेंड्स। कैसे पढ़ेंगे ना, कि डिटेल में पढ़ेंगे, आखिर कितने चरण में ये किया जाता है। ये जान लीजिए ना, कि पहले सूत को ना नापते किससे हैं, यहाँ पे समझ लीजिए। बहुत काफी हौच पौच मच चुका है, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं ना, कि सूत को, एक मिनट फ्रेंड्स, कि सूत को नापते किस में, तो किसी भी धागे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई किससे नापते हैं हम? डेनियर से नापते हैं। ये क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है। क्लास को पूरा देखा करिए फ्रेंड, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए होता है ये। मैं बार बार पूरी ऊंची आवाज में आपसे बात करती हूँ, कि जरूर देखा करिए। आपसे आयोग पूछ लेगा कि निम्न में से कि रेशे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई मापने का चीज है, तो डेनियर है, जूल है, इकाई है, क्या है? तो डेनियर है आपका। किसी भी धागे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई मापने का तरीका ना क्या है, डेनियर है। अब मध्यम चरण हम जानते हैं ना, जो आपका मध्यम, देखिए धागे को क्या, ट्विस्टिंग देने की क्रिया, स्पिनिंग में बटने की होगी ना। अब मध्यम चरण में क्या कह रहा है ना, ट्विस्टिंग देने की क्रिया। यहाँ पे ध्यान दीजिए, कहाँ पे मैं लिख दूं, ये सब अभी आप लोग नोट करेंगे। तो आइए नीचे ही हम पहुंच सकते हैं, कि क्या कर रहा है ना, ट्विस्टिंग देने की क्रिया ना आपका थ्री टाइप्स में होता है। और वो थ्री टाइप्स में कौन कौन से होते हैं ना, एक तो देखिए निम्न धागा होता है, धागा होता है, मध्यम धागा होता है, और तीसरा क्या होता है ना, उच्च धागा, धागा होता है। थ्री होते हैं, है ना फ्रेंड। अब जो मध्यम, जो उच्च धागा होता, निम्न धागा होता है ना, वो आपका क्या होगा, मोटा धागा होगा, मोटा धागा उसे हम कहेंगे,
है ना। आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि निम्न में से निम्न धागा इंगित करता है, तो पतला, बारीक, मध्यम या फिर मोटा, तो आप मोटा पे फ्रेंड्स टिक लगाएंगे, है ना। और मध्यम धागा को क्या कहते हैं ना, मीडियम कहते हैं, मीडियम। आपको पता है, अब समझ गए कि जब मीडियम धागा होगा तभी हमारे सारे वस्त्र सही होंगे, और जो उच्च धागा होता है ना वो बारीक होता है, बारीक। अब फ्रेंड्स, क्लास अच्छा लगा और लाइक सब्सक्राइब और शेयर करिए फ्रेंड्स। और ये जान लीजिए कि हम इसमें देखेंगे कि मोटा धागा कितने से कितने प्रति प्रति इंच पे दर्शाया जाता है, और मध्यम धागा कितने से कितने प्रति इंच पे ऐठन किया जाता है, और उच्च धागा कितने से कितने प्रति इंच पे ऐठन किया जाता है। इस क्लास को नेक्स्ट अगले क्लास में हम डिस्कस करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्लास। यदि आपको क्लास इंपॉर्टेंट लगता है तो नेक्स्ट अगले क्लास में हम साथों साथ मिलते हैं, साथ मिलते हैं। और फ्रेंड, आपका आपका साथ है, आपका चाह है, तो जरूर हम एक दिन अपने लक्ष्य की प्राप्ति करेंगे, अर्थात आप लोग जरूर करेंगे। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट अगले क्लास में मिलते हैं, तब तक लिए फ्रेंड्स बाय बाय।